हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग मस्त होंगे, पढ़ाई बढ़ाई चली होगी। विदाउट वेस्टिंग द टाइम वी शुड स्टार्ट नाउ। ओके, सो वी आर गेटिंग टू स्टार्ट द चैप्टर विच इज जीओसी। ओके, आज हम जीओसी का शॉर्ट टर्म रिवीजन करने वाले हैं, एज यू नो। ओके, इंटीग्रेशन हम कर रहे थे। इंटीग्रेशन में हमने 2 लेक्चर्स कर लिए थे और बाकी जो थर्ड लेक्चर है वो भी अपकमिंग, वो बस जस्ट आने वाला है। ओके, सो आज हम जीओसी का लेक्चर कर रहे हैं। इसको पूरा बढ़िया लास्ट तक वॉच कीजिए। इसमें देखो, सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जीओसी से 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली, और इनडायरेक्टली तो भैया पूरी हमारा ये पूरा उसी में इनऑर्गेनिक में तक इसका यूज देखने को मिलता है। रेजोनेंस देखने को इनऑर्गेनिक में भी पा जाओगे, बट हम पढ़ते कहाँ पर हैं? हम पढ़ते तो यहीं पे हैं। ओके, सो इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर आवर प्रिपरेशन। ओवरऑल केमिस्ट्री में जैसे केमिकल बॉन्डिंग इम्पोर्टेंट है, उसी तरह से जीओसी भी इम्पोर्टेंट है। ओके, तो इसको छोड़ नहीं सकते हैं। और मैं तुमको गारंटी देता हूं कि यहाँ पर तुमको 1 आवर लेक्चर में फुल जीओसी ओवरव्यू मिल जाएगा, और तुम अपना, उम्मीद है कि क्वेश्चन अपना बना ही पाओगे। ओके, 1 घंटा देकर आप, इतना मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप इस 1 घंटे से बहुत कुछ सीखने वाले हैं, विच इज मस्ट टू डू। ओके, you can understand that it's the miraculous. ओके, 1 hour is miraculous, क्योंकि इस 1 hour में हम सीखेंगे जीओसी के बेसिक वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स, जैसे कि इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, रेजोनेंस हो गया, हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया, है ना, और बाकी के बहुत सारी चीजें। तो हम विदाउट वेस्टिंग द टाइम वी शुड स्टार्ट द लेक्चर। आप बस पेन पेपर लेकर बैठ जाइए और जितना मैं बोलूँ उतना करते जाइए। मैं अगर बोलता हूँ कि अब तुम्हें क्या करना है, पॉज करना है वीडियो को और कुछ सॉल्व करना है, तो फिर तुमको वो फॉलो करके रखना है, ठीक है। अगर तुम पॉज नहीं करते हो, सॉल्व नहीं करते हो, तो फिर ये अधूरा लेक्चर माना जाएगा। समझ में आई बात? तो यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ, उसी हिसाब से इसको फॉलो कीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें ये क्या है हमारा 1,3 मतलब ब्यूटा 1,3 डाइईन है, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ कि सोचो जरा कि इसमें रेजोनेंस है या नहीं है, तो फिर तुमको वहां पर दिमाग अपना लगाना है, ठीक है। ये बात समझ में अगर आ रही है तो फिर सबसे अच्छी बात है। यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है, बाय द वे मैं करके दिखा देता हूँ। जैसे मान लो एक बॉन्ड है, ठीक है, एक बॉन्ड है, तो अगर मैं इसको ब्रेक करता हूँ इस साइड को, ठीक है, तो फिर होगा क्या, यहाँ पे ये रेजोनेटिंग इसका स्ट्रक्चर आएगा, वो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से। ये यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक किया मैंने, और ये जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पर जाएगा लोन पेयर नेगेटिव, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा लोन पेयर, और यहाँ पे हमारा पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये दोनों एक बॉन्ड, नया बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे, दैट विल बी द दिस। ओके, सो अब ये हमारा इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है, और ये 2 आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। इसका हाइब्रिड अगर बनाना चाहोगे तो आराम से बना सकते हो, तो इसमें आई थिंक कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। ओके, तो अब हम विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट ही कर देते हैं, ठीक है। हम थोड़ा फास्ट चलेंगे, ऑब्वियसली 1 घंटे में पूरा जीओसी अगर हमें निपटाना है तो फिर हमें थोड़ा फास्ट तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें आम तौर से अगर देखा जाए तो टीचर्स 17-17, 18-18 घंटे के 18-18 लेक्चर लगा देते हैं, और वो भी 1 घंटे से ज़्यादा के लेक्चर होते हैं। तो इतना मतलब जीओसी के लिए कम से कम 20-30 घंटे देते हैं टीचर्स, मतलब 20 से 25 घंटे तो देते ही हैं, बट हमारे पास उतना समय नहीं है, इसलिए हम 1 घंटे में ही पूरा चैप्टर कवर करेंगे और नंबर भी बनाएंगे। सो आप इसको पूरा वॉच करेंगे तो फिर मान के चलो कि तुम्हारा 1 या 2
क्वेश्चन तुम्हारा यहाँ से सही होने वाला है। ओके, तो बेसिकली मैं अपना एक्सपीरियंस प्लस नोट्स यहाँ पर दोनों चीज़ें प्रोवाइड करने वाला हूँ। अपना दिमाग लगा करके उन प्रॉब्लम्स को करो जो मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहता हूँ या फिर करवाना चाहता हूँ, ठीक है। तो उसी से आपका भला हो सकता है। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द न्यू चैप्टर दैट इज जीओसी। अब देखो गाइस, यहाँ पर जीओसी टर्म जो है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब ये एक बेसिक सी है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक है। हमने नॉमेनक्लेचर की अगर हम बात करें तो नॉमेनक्लेचर आई थिंक सभी को आता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये कंपाउंड देता हूँ कि भाई इसका नॉमेनक्लेचर करके बताओ, तो आराम से कर सकते हो। कैसे करोगे? अब जैसे फॉर एग्जांपल हम क्या करते थे, काउंटिंग स्टार्ट करते थे और एक लॉन्गेस्ट चेन देखते थे, मतलब लॉन्गेस्ट चेन फाइंड आउट करते थे और वो हमारी पेरेंट चेन होती थी, ठीक है, वो हमारी पेरेंट चेन होती थी। तो हम यहाँ पर देखते थे कि कहाँ से डबल बॉन्ड या फिर कोई भी ग्रुप लगा पास में मिल जाए तो हम वहां से काउंटिंग करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो काउंटिंग हमें इधर से ही करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 4 5 पे आ रहा है। इधर से करोगे तो 1 2 3 पे ही आ रहा है, तो काउंटिंग इधर से करेंगे। अब यहाँ पर ये दोनों सेम ही से लग रहे हैं, तो हम यहाँ से कर लें या फिर यहाँ से कर लें, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सेकेंड पोजीशन पे एक तो मिथाइल बन ही जाएगा, ठीक है। तो देखो ध्यान से, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। तो हमारे पेरेंट चेन में टोटल 8 कार्बन है, 8 कार्बन हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, ओके। अब अच्छा, यहाँ पर कोई भी अगर मान लो चेन, मान लो अगर क्या है ब्रांचेस लगी हुई हैं तो उनको हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखो 2 पे और 4 पे 2 मेथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, ओके। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, 2 4 डाई मेथाइल, है ना। अब चेन में कितने कार्बन हैं, 8 कार्बन है, तो ऑक्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑक्ट, ऑक्ट आ गया। अब उसके बाद में इन है ना, इन किस पर है, 3 पे, तो ऑक्ट 3 इन, ये हमारा इसका नॉमेनक्लेचर हो गया। तो इस तरह से नॉमेनक्लेचर करते हैं। बेसिकली इसका एक पैटर्न होता है, उस पैटर्न को फॉलो करते हुए हम इस टाइप के प्रॉब्लम्स को करते हैं, ठीक है। चलो नॉमेनक्लेचर हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत बेसिक टर्म है, ये तुम्हें आना चाहिए, इसलिए मैं कहना चाह रहा था। अब हम आते हैं जीओसी पे, ओके। ओके, अब हम जीओसी पे आए हैं, तो फिर अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट की, है ना। इसमें बेसिकली रेजोनेंस या फिर इंडक्टिव इफेक्ट में होता क्या है, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट ही बेसिकली होता है ना। तो अब देखते हैं, फटाफट करेंगे। अब हम बात करते हैं डायरेक्टली, हम कुछ टर्म्स को डिस्कस करना चाह रहे हैं बेसिकली इस क्लास में, क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं कि हम बहुत हर एक चीज़ को लेकर चलें, लेकिन हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, तो उस टाइम में हम बहुत ही क्या कह सकते हो, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनको हम बढ़िया से करेंगे, ठीक है। तो हम आते हैं बेसिकली, हम इंडक्टिव इफेक्ट पे आते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। बेसिकली अगर हम सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग करवाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे इसी इफेक्ट को हम इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान लो एक कार्बन की चेन है, यहाँ पे मैंने क्लोरीन लगा दिया, ठीक है, साइड में क्लोरीन लगा दिया, तो क्या होगा, ये अपने तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है, ज़्यादा खींच लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक इफेक्ट आता है, इस पे नेगेटिव आ जाता है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो ये चेंज देखने को मिलता है बेसिकली। तो यही हमारा क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या मतलब, सिग्मा इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होना, ठीक है। अब अच्छा, इंडक्टिव इफेक्ट को 2 भागों में हम डिवाइड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक होता है प्लस आई इफेक्ट और एक होता है माइनस का आई इफेक्ट। अच्छा, प्लस का आई इफेक्ट और माइनस का आई इफेक्ट क्या होता है, प्लस का आई इफेक्ट वहां पर होता है जहां पर कोई डोनर वाला एलिमेंट हो, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन को दे,
लेने के बावजूद दे, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। तो अब ग्रुप्स विच रिलीज इलेक्ट्रॉन अलोंग सिग्मा बॉन्ड आर कॉल्ड प्लस आई ग्रुप, ओके, एंड फेनोमेनो इज कॉल्ड प्लस आई इफेक्ट। समझ में आया क्या ये बात? ओके, तो अब देखो ध्यान से, अगर मैं इस प्लस आई इफेक्ट में एक छोटा सा ऑर्डर लिखना चाहूँ तो फिर मैं कैसे लिखूंगा? जैसे कुछ हमारे पास एलिमेंट है, मिथाइल, एथाइल, है ना, प्रोपाइन, तो इस तरह से। तो यहाँ पर देखो, मिथाइल हमारा जो होता है उससे कहीं ज्यादा हमारा एथाइल, ठीक है। इससे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट हमारे पास किसके पास होता है? प्रोपाइन के पास, ओके। तो ऐसे ही जितने नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होते चले जाते हैं उसका प्लस आई इफेक्ट उतना ही ज्यादा होता है, ठीक है। माइनस आई इफेक्ट का क्या होता है? जो हमारा सिग्मा बॉन्ड है उसमें अगर उससे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ कोई खींच रहा है तो फिर वहां पर माइनस आई इफेक्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये कौन कौन से कंपाउंड शो करते हैं? वो कंपाउंड शो करते हैं जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। हैलोजन्स हमारा माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, और उस हैलोजन में भी अगर हम ऑर्डर देखें तो फिर हमारा फ्लोरीन सबसे ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा। उसके बाद क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का होगा, ओके। तो ये बात ध्यान रखना। तो इसका मैं ऑर्डर लिख देता हूँ, ठीक है, इसका मैं ऑर्डर लिख देता हूँ। तो यहाँ पे फ्लोरीन आ जाएगा, उसके बाद में क्लोरीन आ जाएगा, उसके बाद में ब्रोमीन आ जाएगा, फिर उसके बाद में आयोडीन आ जाएगा। तो ये इसका इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर हो गया। अब अच्छा, इसमें कुछ चीजें और होती हैं, जैसे ब्रांचिंग करने पर इंडक्टिव इफेक्ट इंक्रीज हो जाता है। बेसिकली इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो हमारा डीएनपी रूल पे चलता है। डीएनपी रूल क्या होता है? डिस्टेंस, नेचर और पी से पावर होता है, ठीक है। तो वहां पर हम इन सबको, जैसे जो हमारा डीएनपी रूल होता है इसके अकॉर्डिंग ही हमारा इंडक्टिव इफेक्ट रन करता है, ठीक है। ये इसमें भी लगता है, प्लस आई में भी और माइनस आई में भी, दोनों में समान रूप से लगता है, ठीक है। अच्छा देखो ध्यान से, ब्रांचिंग जब हम बढ़ाते हैं तो इंडक्टिव इफेक्ट इंक्रीज हो जाता है। ब्रांचिंग जब हम बढ़ाते हैं तो इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज हो जाता है। क्यों इंक्रीज होता है? क्योंकि डिस्टेंस कम बचती है, पास पास में हो जाते हैं। तो फिर अब सोचने वाली बात है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक बात बता रहा हूँ, यहाँ पे तीन कार्बन की मान लो चेन है, ये ठीक है, ऐसे मान लो एक चेन, ये प्रोपाइल है, ठीक है। अब यहाँ पे सिग्मा प्लस चार्ज है, सिग्मा प्लस, ठीक है, डेल्टा, ठीक है ना। तो ये पार्शियली चार्ज इस पे आ गया, मान लो किसी तरह से कोई लगा होगा, है ना, एलिमेंट हाईली नेगेटिव। तो यहाँ पर देखो, इस पे इसका 10% है, मान लो इस वाले जो कार्बन है इस पर जितना भी मान लो प्लस चार्ज है उससे इसका 10% है ना, इस वाले का 10% है। तो अब सोचो, यहाँ पे मान लो 10 है तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे तो 0.1 बचेगा। लेकिन अगर इसी को मैं ब्रांच करवा दूं, ठीक है, ऐसे ब्रांच करवा दूं, तो यहाँ पे मान लो 10 होगा तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो इसका देखो इंडक्टिव इफेक्ट ओवरऑल ज्यादा दिख रहा है ना। तो इस तरह से ब्रांचिंग करने पर प्लस आई इफेक्ट बढ़ जाता है, ये बात ध्यान रखना, ओके। चलो ठीक है। नेचर एंड पावर क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल ये ऑर्डर है तो मतलब इसकी पावर हाई है, इसकी लो है, इससे उसकी लो है ना, तो ये पावर होता है, ठीक है। बेसिकली अगर मान लो फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ दिया हुआ है, अगर देखो, अच्छा हाँ, एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन एंड स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनायन की हम बात करें तो इंडक्टिव प्लस आई इफेक्ट जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ पर कार्बोकैटायन उतना ज़्यादा हमारा स्टेबल होगा। लेकिन अगर माइनस आई इफेक्ट किसी भी कंपाउंड पे लग रहा है तो उसका जो कार्बोकैटायन होगा वो क्या होगा? कम स्टेबल होगा, ठीक है। अगर कोई प्लस आई इफेक्ट शो करने वाला एलिमेंट है तो क्या होगा? कार्बोकैटायन स्टेबल होगा।
लेकिन वहीं पर अगर कार्बोनाइन है तो फिर लेस स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात समझनी होगी। ओके, let's see a very important problem, so watch here. Okay, मैं अभी जल्दी से ही सब टॉपिक खत्म कर दूंगा, डोंट वरी, चिंता मत करो। हम एक ही घंटे में पूरा जीओसी करेंगे। आई शुड वन थिंग, आई हैव टू सी द वीडियो इज गोइंग ऑन और नॉट। ओके, ओके, वीडियो चल रही है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। और हम एक क्वेश्चन अच्छा सा करते हैं तो मजा आ जाएगा आई थिंक। देखो ध्यान से, अगर ये प्रॉब्लम है बेसिकली इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर है तो ध्यान से करना है, इसको पॉज करना, उसके बाद में करना है। ठीक है, हमारा पहला कंपाउंड है, दूसरा कंपाउंड क्या है, देखो ध्यान से, थर्ड कंपाउंड, फोर्थ कंपाउंड, फिफ्थ कंपाउंड क्या है, सिक्स्थ कंपाउंड है, सेवेंथ कंपाउंड, एट्थ कंपाउंड क्या है, ninth one is इस क्वेश्चन को जिसने भी अच्छे से कर लिया उसको इंडक्टिव इफेक्ट में कहीं पर भी कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये गारंटीड है। और अगर ये नहीं कर पा रहे हो तो कमी है, तो इसको सुधारने का आवश्यकता है। ओके भाई, लेट्स ट्राई। इसको पॉज करो और बढ़िया से इसको थोड़ा समय दे करके इस क्वेश्चन को समझो और करो। ठीक है, इसमें लिखना क्या है, इसमें करना क्या है, इसमें तुमको एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर लिखना है। ठीक है, एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर कैसे लिखोगे, मतलब देखो एसिडिक कैरेक्टर उसका सबसे ज्यादा होता है जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, इतना हिंट है, अब तुम करो। ठीक है, तो सबसे स्टेबल इसमें तुमको क्या दिखाई दे रहा है, बताओ भाई। सबसे स्टेबल मुझे एक कंपाउंड दिखाई दे रहा है, एंड दैट कंपाउंड इज दिस 6 नंबर। ठीक है, 6 नंबर है। ओके, तो सबसे ज्यादा स्टेबल यही हो जाएगा। क्यों होगा भाई, समझ रहे हो ना? आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड। यहाँ पे बोलो, यहाँ पे क्या है, देखो डीएनपी रूल लगता है ना। अब यहाँ पे जो NO2 है ये क्या है, ये -I इफेक्ट शो करता है। ठीक है, अब कोई कार्बोनाइन ज्यादा स्टेबल तभी हो सकता है जब -I इफेक्ट वाला ग्रुप उसके जस्ट पास में हो, तो यहाँ पर 6 नंबर पे हो जाएगा। उसके बाद
उसके बाद में अगर मैं देखूं तो यहाँ पर हमारा उसके बाद में निकल के जो आता है वो हमारा आता है 5th, ठीक है, क्योंकि ये ना हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है। तो उसके बाद 5th आता है। उसके बाद में देखोगे तो हमको क्या मिलेगा, क्या 3rd वाला आ जाएगा? हाँ, ऑब्वियसली 3rd वाला आ जाएगा, ठीक है, 3rd आएगा। उसके बाद तो भाई फ्लोरीन है सबसे ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो फ्लोरीन आ जाएगा, मतलब ये 4th आ जाएगा। उसके बाद में फ्लोरीन के बाद में अब ये 9th वाला आ जाएगा ना, और तो कोई है नहीं। हाँ, अब आ जाएगा 9th वाला। उसके बाद 10th आ जाएगा। उसके बाद 11th आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 11th आ गया। अब 11th के बाद कौन कौन सा बचा है? अभी 7th बचा है, 8th बचा है। ओके, तो यहाँ पे आ जाओ, देखो ये तो सब हो गए, तो ये वाला ये है। हाँ, तो इसके बाद 1st आ जाएगा, फिर देखो 2nd आ जाएगा। उसके बाद अच्छा, एक चीज तुमको क्या दिख रही है? हाँ, अब देखो 2nd आ गया, 3rd पे 2nd, और ये हो गया ना 11th। हाँ, 1st और 2nd हो गया। ओके, अब आ जाएगा हमारे पास 8th। हो गया ना कंपाउंड? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक छूटा है, कौन सा छूटा हुआ है? विच वन इज लेफ्ट? 3rd 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7th छूटा हुआ है। हाँ, 7th जो है वो 8th से पहले आ जाएगा, ठीक है। इसका इंडक्टिव इफेक्ट सोचो, सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट है, तो जब प्लस आई इफेक्ट वाला कार्बन आयन के पास में होगा तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा, है ना। तो इसीलिए ये सबसे लास्ट में आया है, और सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी ऑर्डर इसको कह लो, है ना, या फिर एसिडिक ऑर्डर कह लो। स्टेबिलिटी ऑर्डर कह लो या फिर इसको एसिडिक ऑर्डर कह लो, एसिडिक कैरेक्टर, ठीक है। तो ये दो चीजें बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं, तो इस बात का ध्यान रखना। विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम आ रहे हैं अब रेजोनेंस के ऊपर, मचा देंगे, धूम मचा देंगे। ओके, तो इसको मैं रफ करता हूं, इसका स्क्रीनशॉट करना चाहो कर सकते हो। देखो अच्छा, रेजोनेंस क्या होता है समझते हो ना इस बात को? पाई इलेक्ट्रॉन का क्या कह सकते हो? डीलोकलाइजेशन, ठीक है। पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन, जैसे मान लो ये कार्बन की एक चेन है, मैं हाइड्रोजन से इसको फुलफिल नहीं कर रहा, लेकिन इसको हाइड्रोजन बैलेंस कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या होगा, अगर हमें रेजोनेंस कराना है तो क्या करेंगे? ये पाई बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन है इसमें देखो 2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये क्या होगा, ये हमारा बॉन्ड ब्रेक होगा और ये डीलोकलाइज, समझ रहे हो ना, ये घूमेंगे, इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन है ना, तो उसी को हम रेजोनेंस बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब हमारे पास एक बहुत प्यारा और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, जैसे ये हमारी बेंजीन रिंग है, तो इसके 2 आइसोमेरिज्म 2 रेजोनेंस होते हैं। ओके, ये दोनों इसके रेजोनेंस हैं, और इसका अगर हम रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनाना चाहें तो हमारे पास ये बन के आ जाता है, ठीक है। तो ये इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड है। ओके, तो रेजोनेंस होता कैसे है ये बात समझने वाली है। पहली बात तो हमें यह पता होना चाहिए कि विच टाइप ऑफ कंपाउंड्स इन विच रेजोनेंस एग्जिस्ट, है ना, तो ये बातें हमें पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो फिर हमको गड़बड़ है ना भाई, और क्या। ओके, चलो अब हम बात करते हैं
रेजोनेंस किस कंपाउंड में हो सकता है। पॉसिबिलिटी कंडीशन क्या है रेजोनेंस होने के लिए, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ कंडीशन की, कंडीशन फॉर रेजोनेंस, ठीक है। ओके, अब हम रेजोनेंस की बात करते हैं। ओके, तो मैं बता देता हूँ कि रेजोनेंस किस टाइप में हो सकता है। प्लस सिंगल डबल, ठीक है, माइनस सिंगल डबल, सिंगल इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर डबल, है ना, लोन पेयर सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल ट्रिपल, ट्रिपल सिंगल ट्रिपल, प्लस सिंगल ट्रिपल, माइनस सिंगल ट्रिपल, एक इलेक्ट्रॉन सिंगल ट्रिपल, लोन पेयर सिंगल ट्रिपल, ये हमारा बाइक बॉन्डिंग होता है, ठीक है। ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो और पी 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 पाई बाइक बॉन्डिंग हो जाती है, ठीक है। इसका ऑक्टेट अगर इनकम्प्लीट हो, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। ओके, अच्छा, इसके पास में ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो, अच्छा, एक तो ये रीजन हो गया, मतलब एक तो पॉसिबिलिटी ये हो गई कि इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो, तब इसके जो इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर है वो चला जा सकता है, इसमें बाइक बॉन्डिंग हो जाएगी, कंपाउंड स्टेबल हो जाएगा। लेकिन अगर ऑक्टेट कंप्लीट हो और तब भी इसके पास मान लो डी ऑर्बिटल खाली मिल जाए, तो भी यहाँ पे बाइक बॉन्डिंग हो जाएगी। वो कौन सी, पी पाई डी पाई बाइक बॉन्डिंग होगी, यहाँ पे पी पाई बाइक बॉन्डिंग होगी। ओके, तो ये बात समझने वाली है, ये अगर समझ रहे हो तो सबसे अच्छी बात है। मैं तुमको देखो, मैं 2 मिनट में पूरा एक चार्ट एक्सप्लेन करूंगा बोल करके। हमारे पास उतना समय नहीं है कि मैं बोर्ड पे लिखूं या फिर उसको तो मतलब थोड़ा फास्ट करेंगे, क्योंकि हमें हाइपर कॉन्जुगेशन और बाकी चीज़ें भी देखनी है। तो मैं एक चार्ट बोल रहा हूँ, ठीक है, उसको ध्यान से सुन लो। जैसे हमारे पास कुछ नामचीन कंपाउंड्स हैं, उसमें हमें पता करना है कि रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम पता कैसे करेंगे, यही चीजें देख करके हम पता लगाएंगे कि यहाँ पर रेजोनेंस हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। तो हमारे पास में एसिटिक एसिड होती है, इसमें रेजोनेंस होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है भाई, ठीक है। हमारे पास में एथनॉल है, रेजोनेंस होता है कि नहीं होता, नहीं होता है ना। प्रोपेनोइक एसिड है, रेजोनेंस होता है इसमें। विनाइल क्लोराइड है, इसमें रेजोनेंस होता है। क्लोरोबेंजीन है, भाई बेंजीन है तो रेजोनेंस तो होगा ही होगा। एलाइल क्लोराइड है, इसमें नहीं होता है, ठीक है। और क्लोरोबेंजीन है, इसमें रेजोनेंस होता है। भाई बेंजीन जैसे होगा वहां तो रेजोनेंस मिलना ही मिलना है। एनिलीन है, भाई हो रहा है ना। और फ्यूराइन है, थायोफिन है, फ्यूराइन थायोफिन इनमें रेजोनेंस होता है ना। नेप्थलीन है, इसमें भी रेजोनेंस होता है। तो ऐसे कुछ कंपाउंड्स हैं, जैसे टोल्यूइन है तो इसमें भी रेजोनेंस। जैसे बेंजीन के जितने भी कंपाउंड्स तुम देखोगे जनरली सब में रेजोनेंस तुमको मिलेगा, ठीक है। ओके, आई थिंक इसमें कोई अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं एक मोस्ट इम्पोर्टेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा अनुमान लग जाए कि रेजोनेंस कैसे कराते हैं, और यही सीखोगे तो फिर समझ में आ जाएगा कि रेजोनेंस आखिर होता क्या है। तो देखना ध्यान से, इसको मैं रख करता हूँ। एक मोस्ट पॉपुलर कंपाउंड है जिसपे जेई ने लगभग बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए हैं अब तक, और आगे भी आने की उम्मीद है। जैसे फॉर एग्जांपल
ये मैं एक एग्जाम्पल की तरफ समझा रहा हूँ, बट इसी के फॉर्मेट में बहुत सारे क्वेश्चंस ड्रॉ किए जा सकते हैं, किए गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये है हमारा, यहाँ पर लोन पेयर है, तो माइनस का साइन लगा दिया, ठीक है। देखो माइनस का साइन मतलब ही लोन पेयर होता है, ध्यान रखना, ठीक है। ओके, अब अच्छा मान लो ये कंपाउंड है, तो अब हम इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ड्रॉ करने हैं, ठीक है। तो कैसे करोगे, ये लोन पेयर इधर जाएगा और ये बॉन्ड पेयर टूट जाएगा, ठीक है। तो अब जैसे बॉन्ड पेयर टूटा तो यहाँ पे इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पर ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा, यहाँ पे लोन पेयर आ जाएगा और ये बॉन्ड एज इट इज रहने वाले हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये बॉन्ड फॉर्म होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो यहाँ पे नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होगा हमारा, ये बॉन्ड एज इट इज रहेगा, ये ऑक्सीजन, ये बॉन्ड नया फॉर्म होगा और यहाँ पे आ जाएगा लोन पेयर। ओके ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा वो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ इसको। तो इसमें चेंज क्या है, यहाँ पे ये इधर जाएगा लोन पेयर, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा लोन पेयर और ये बॉन्ड फॉर्म होगा, ये बॉन्ड फॉर्म होगा, ये तो वैसे रहेगा, ठीक है। इसका नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा, ये, तो ये हमारा हो जाएगा, ये बॉन्ड फॉर्म होगा, ये यहाँ पे आ जाएगा हमारा लोन पेयर। तो देखो अब आगे करोगे, है ना, तो ये फिर से रिवर्स ऑर्डर में चलाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब ये हमारे इसके कितने 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, ये बात समझ लो। यहाँ पे प्लस हो, माइनस हो, लोन पेयर हो, सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, कुछ भी यहाँ पे ऑक्सीजन हो, है ना, तो इससे फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हें लोन पेयर है, कुछ दिख रहा है ऐसा, तो ये देखना है। बाकी अगर यहाँ पे कुछ लगा है तो इसके 5 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। अगर रेजोनेटिंग हाइब्रिड अगर बनाना चाहोगे तो यहाँ पे बना सकते हो। तो यहाँ पे इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड देखोगे तो यहाँ पे कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पे सब जगह पर इलेक्ट्रॉन थे तो ऐसे ये बन जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन था, यहाँ पे भी, है ना, डॉटेड बना देंगे क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है। तो यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा निगेटिव, डेल्टा निगेटिव, डेल्टा निगेटिव, यहाँ पे भी आया डेल्टा निगेटिव, तो पार्शियल चार्जेस। तो बेसिकली ये हमारा हो जाएगा रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेटिंग हाइब्रिड। तो ये पॉज करो, इसको देखो ध्यान से, और एक मैं क्वेश्चन देता हूँ, उसको करना है तुम्हें। इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करो अपने मन से और फिर इसको देख करके इसको कंक्लूड करो कि सही है या गलत है, ठीक है। इसके भी 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे और हम इसी तरह से बना लेंगे। क्या कहते हो गाइस, आई थिंक मज़ा आ रहा होगा। अब स्टेबिलिटी की बहुत ज़्यादा बात आती है यहाँ पर। तो स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जितने ज़्यादा किसी भी कंपाउंड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे उतनी ज़्यादा उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी होगी, ऐसा हम मानते हैं, ठीक है। ओके, रेजोनेंस जो है वो हमारा लीड कर जाता है इंडक्टिव इफेक्ट को, ठीक है। तो हम अपने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, रेजोनेंस देखते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन देखते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट देखते हैं, उसके बाद कंक्लूड करते हैं कि स्टेबिलिटी हम किस तरह से चेक करें, ठीक है। ओके, मेरा मन था एक अच्छा सा प्रॉब्लम करवा देता हूँ, चलो मैं करवा ही देता हूँ क्योंकि वो रेजोनेंस के ऊपर बेस्ड है और बहुत प्यारा सा प्रॉब्लम है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कुछ कंपाउंड्स लूँगा, उसमें मैं पूछना चाहता हूँ कि बताओ भाई इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने ड्रॉ किए जा सकते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर करना क्या है, कैलकुलेट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ क्योंकि इतना वक्त नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा डिटेल में जा पाए, मतलब डिटेल में तो जा ही रहे हैं बट टाइम नहीं है कि हम वेस्ट करें, ठीक है। अच्छा, जैसे मान लो ये कंपाउंड है तो समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रेजोनेंस होगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस सिंगल डबल ये दिख रहा है, माइनस सिंगल डबल दिखा तो मतलब रेजोनेंस होगा यहाँ पर। ये क्या होगा, ये इस नया बॉन्ड फॉर्म करेगा, ये ब्रेक हो जाएगा, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो हो जाएगा बेसिकली यहाँ पे लोन पेयर आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, तो ये इसका रेजोनेंस हो जाएगा। तो टोटल इसमें 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, यही रेजोनेंस करते रहेंगे। रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनाना चाहो तो ऐसे बना सकते हो, यहाँ पे ये पार्शियल डबल बॉन्ड है तो ऐसे बनेगा, और यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्जेस हैं, बस ये हो गया हमारा रेजोनेटिंग हाइब्रिड। ओके, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। और भी कुछ 1-2 खास कंपाउंड है जिसको मैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो, अच्छा अगर कोई एक ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड तुम्हारा है, इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पूछे गए हैं कितने हो सकते हैं, तो भाई देखो यहाँ पर एक बॉन्ड यहाँ पर हो सकता है, एक बार यहाँ हो सकता है, एक बार यहाँ हो सकता है, एक बार यहाँ हो सकता है, ठीक है। ये घूमता रहेगा पॉजिटिव वाला चार्ज, डबल सिंगल पॉजिटिव, तो रेजोनेंस होगा। इसके टोटल 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। कैसे करोगे, करना क्या है कि यहाँ पर अब पॉजिटिव मतलब डिफिशियंसी है, तो ये बॉन्ड कुछ इस तरह से ब्रेक करोगे, तो मतलब यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, तो यहाँ तो देखो दोनों पॉजिटिव हो गए, यहाँ पे निगेटिव और पॉजिटिव, ये बॉन्ड नया बॉन्ड फॉर्म कर देंगे। इसी तरह से ये घूमता रहेगा, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ हो जाएंगे। ओके, चलो अच्छी बात है। अब हम आते हैं आगे के टॉपिक्स के ऊपर। अच्छा, तुम्हें क्या पता है कि स्टेबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि एरोमेटिक कंपाउंड्स एक जो रेजोनेंस का एक क्या कह सकते हो स्पेशल केस है, ठीक है, जिसमें एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं। उसके बाद में हमारी बारी आती है किसकी, हमारी बारी आती है नॉन एरोमेटिक की। उसके बाद में एंटी एरोमेटिक सबसे लीस्ट स्टेबल कंपाउंड्स होते हैं। और अच्छा, तुमने क्या नाम सुना है डांसिंग रेजोनेंस का? डांसिंग रेजोनेंस बेसिकली क्या कह सकते हो, जो हमारा सिंगल बॉन्ड होता है उसी को, जैसे देखो एक हमारा ये 3 कार्बन की चेन, ये सबसे स्मॉलेस्ट साइक्लो एल्केन है, ठीक है, 3 कार्बन की चेन है, इसमें स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है, तो ये क्या स्टेबिलिटी गेन करेगी। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये ऐसा कुछ करता है कि यहाँ पर रेजोनेंस हो जाता है, और इसको हम डांसिंग रेजोनेंस बोलते हैं। ये सबसे ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड फॉर्म हो जाता है, यहाँ तक कि बेंजीन से भी ज़्यादा। तो ये डांसिंग रेजोनेंस का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमारे पास बहुत लिमिटेड वक्त है और इस वक्त को हम जाया नहीं जाने दे सकते। आई थिंक एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक ये सब चीज़ें पता है। अब अच्छा, तुमको एक मैं बात और बताता हूँ, +R या फिर +M, -R या फिर -M, दीज आर 2 मतलब ये भी 2 चीज़ें हैं जिनको हमें आना चाहिए। +R +M और -R -M ये मेजोमेरिक या फिर रेजोनेटिंग इफेक्ट होते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखो, +R +M वो कंपाउंड शो करते हैं जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं ना, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाले ग्रुप जो होते हैं वो -R या -M इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है। इसमें भी एक ऑर्डर आता है, जैसे फॉर एग्जांपल कौन शो करते हैं, ध्यान से देखना। जैसे ये मान लो बेंजीन है, मतलब एक बेंजीनोइड कंपाउंड है, उसमें बेंजीन को जो इलेक्ट्रॉन्स दे देता है उसको हम क्या बोलते हैं, ये +R इफेक्ट शो करता है, ठीक है। जो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन निकाल लेता है वो हमारा कौन सा होता है, -R या -M इफेक्ट शो करने वाला कंपाउंड। ओके,
तो ये बात जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। इसका एक ऑर्डर होता है बेसिकली, तो मैं डायरेक्टली उस ऑर्डर को एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। और इस ऑर्डर को आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना। देखो अच्छा, प्लस आर प्लस एम इफेक्ट जो होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन जो डोनेट कर रहा होगा, और तो उस वही तो हमारा ये प्लस आर या प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। लेकिन हम इसमें अगर ऑर्डर लिखने चलें तो हमें यही अनुमान लगाना चाहिए कि जो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा वो हमारा सबसे अच्छा प्लस एम या प्लस आर इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप होगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर CH2 पे एक मान लो लोन पेयर है, तो वो सबसे पहले शेयर कर देगा। फिर NH है, जैसे NH लोन पेयर है, तो ये फिर शो करेगा। तो इस तरह से हम इसका जो क्या कह सकते हैं ऑर्डर है वो लिख लेते हैं। ऑक्सीजन आ जाएगा, उसके बाद में NH2OH है ना, NH2 आ गया, उसके बाद में O2 आ गया, ठीक है। उसके बाद में NHCOR ये आ गया, उसके बाद में OCOR तो ये आ गया, ठीक है। तो इस तरह का ये ऑर्डर होता है। बेसिकली इतने ही कंपाउंड हैं जो तुमको अंदाजा दिला सकते हैं, दिखा सकते हैं कि भाई ये आखिर क्यों सबसे पहले पर आ गया। इसलिए आया क्योंकि इसको ऑलरेडी कम इलेक्ट्रॉन्स नहीं चाहिए, लेकिन तब भी इसके पास अगर लोन पेयर है तो ये फट से अपना लोन पेयर डोनेट करना चाहेगा और सब बढ़िया स्टेबल हो जाना चाहेगा। ओके, ये कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनको मान लो थोड़ा मॉडरेट लेवल के हैं, ठीक है। तो ये बाद में आएंगे। ओके, माइनस आर या माइनस एम इफेक्ट कौन से कंपाउंड शो करते हैं, इस पे भी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, एक मैं एग्जांपल लिखता हूँ, उसको ध्यान से देखना। अगर मैं कुछ कंपाउंड्स लिखता हूँ जिनको मान लो स्टेबिलिटी कंपेयर करानी है, ठीक है। तो हम वहाँ पर प्लस आर प्लस एम माइनस आर माइनस एम प्लस आई माइनस आई ये सब इफेक्ट देख करके तब हम उसको देखेंगे, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये NO2 है, तो यहाँ पर अगर तुम देखोगे ध्यान से तो तुमको अगर इंडक्टिव इफेक्ट देखोगे तो ये माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, लेकिन इसके पास में इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करेगा, प्लस एम इफेक्ट भी शो करेगा। सॉरी, ये इलेक्ट्रॉन लेता है, ये इलेक्ट्रॉन लेता है तो माइनस एम इफेक्ट शो करेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम देखेंगे, है ना। अब कार्बोकैटायन के लिए क्या होगा कि प्लस एम जहां पर ज्यादा होगा वो कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, माइनस एम ज्यादा होगा तो फिर लेसर होगा, ठीक है। चलो भाई, अब हम आते हैं थोड़ा स्टेबिलिटी की बात करते हैं, ठीक है। तो हम स्टेबिलिटी में कुछ खास बातें करना चाहते हैं। वो खास बात सबसे ज़्यादा ये है कि हम ओवरऑल ऑर्डर की बात करते हैं, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है। ठीक है, अब हम चलो इसकी ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑर्डर हम देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैंने बताया था कि तुम्हारा डांसिंग वाला रेजोनेंस आ जाता है, ठीक है। ये हमारा कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। उसके बाद में आ जाता है हमारा ये वाला कंपाउंड, ठीक बात। कार्बन लिख लो, ऐसे कुछ कर लो, ठीक है। ये वाला कंपाउंड, ठीक है। उसके बाद में हमारा आता है
ये फिर आता है हमारा फेनाइल 3। सोचो यहाँ पे 3 फेनाइल लगे हुए हैं इस कार्बोकैटायन में, ठीक है। उसके बाद में 2 फेनाइल 1 हाइड्रोजन है ना, इस तरह से, फिर 1 फेनाइल है ना। वैसे यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह पर हमें, अगर मान लो मैं CH3 या ज़्यादा नंबर की कार्बन की चेन लगा देता हूँ तो उतना ज़्यादा स्टेबल रहेगा, ठीक है। फिर बाद में मान लो 1 हमने फिनाइल लगा दिया, तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। फिर ऐसे ही ये चलता चला जाएगा, जितना ले जाना चाहो फिलहाल ले जा सकते हो, ठीक है। फिर बाद में उसके बाद क्या कह सकते हो, नॉन एरोमेटिक वाले आने लगेंगे और उसके बाद में एंटी एरोमेटिक वाले आ जाएंगे, तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा। इसी तरह से चलता रहेगा, ठीक है। तो मैंने ये बता दी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अब हम आते हैं रेजोनेंस एनर्जी पे। तो बेसिकली रेजोनेंस जो एनर्जी होती है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजोनेंस, ठीक है। जितना ज़्यादा रेजोनेंस होगा उतनी ज़्यादा रेजोनेटिंग एनर्जी होगी। और अच्छा, एक बात और जो अच्छी बात है वो क्या है, रेजोनेटिंग एनर्जी जो होती है, रेजोनेंस एनर्जी इज सेम फॉर ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मतलब जितने भी मान लो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं उनकी रेजोनेटिंग एनर्जी जो है, इसकी रेजोनेटिंग एनर्जी और इसकी रेजोनेटिंग एनर्जी दोनों सेम होंगे, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना हमेशा, और कुछ खास होगा तो मैं जरूर बताऊंगा। ओके, अब हम आते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन पे। हाइपर कॉन्जुगेशन पे, अच्छा, हाइपर कॉन्जुगेशन समझते हो ना? इसमें क्या है, इसमें भी मान लो कि कुछ ना कुछ तो होगा ही। ये हमारा होता है बेसिकली डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, है ना। इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं डीलोकलाइज होते हैं, डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास ये कार्बोकैटायन है, ठीक है। तो जो कार्बोकैटायन है, ठीक है, अच्छा, डोमिनेट कौन करता है? रेजोनेंस डोमिनेट करता है, ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन पे। तो ध्यान से देखना, ये मान लो कार्बोकैटायन है, ठीक है। तो जो हमारा अल्फा कार्बन होता है, ओके, जो हमारा अल्फा कार्बन होता है, तो बेसिकली ध्यान से देखोगे तो मिलेगा तुम्हें, जो ये हमारा अल्फा कार्बन है, ठीक है, अल्फा पोजीशन है। अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन लगे होते हैं उनको बेसिकली हम अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं, और ये हमारा होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। ये हमारा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? हाइपर कॉन्जुगेशन के, ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन के। मतलब अब अच्छा देखोगे ध्यान से, तो जितने अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन भी होते हैं, उतने ही नंबर ऑफ
हाइपर कॉन्जुगेशन भी मिलते हैं। ओके, ये sp3 कार्बन पे ही काउंट करना है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं 2-3 एग्जांपल लिख देता हूँ हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए, तो वो ध्यान से देखना। जैसे फॉर एग्जांपल CH डबल बॉन्ड CH3 CH3 ये है, ठीक है। इसमें मान लो पूछा गया तुमसे कि बताओ हाउ मेनी हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर कैन बी ड्रॉन। तो यहाँ पर देखोगे ये अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, तो 6 बेसिकली हमारे पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन कितने ड्रॉ किए जा सकते हैं? 6 नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन कैन बी ड्रॉन। ओके, तो ये बात हो जाएगी 6 हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हम बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे कर सकते हैं, बट इवन वी हैव वेरी लेस अमाउंट ऑफ टाइम। तो हम कुछ जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, तो हाइपर कॉन्जुगेशन यही होता है। आप इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें दे देता हूँ, इसमें बताओ हाइपर कॉन्जुगेशन कितने होंगे? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें बताओ हाइपर कॉन्जुगेशन कितने होंगे, है ना। तो ये क्वेश्चन 2 सॉल्व करना है। ओके, और हाँ, इसमें बताओ हाइपर कॉन्जुगेशन कितने होंगे, ये भी एक क्वेश्चन है। तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। ओके ओके, हमने पूरा जीओसी भी खत्म कर लिया है लगभग, ठीक है। अब बहुत शॉर्ट टर्म में मैं 2-3 चीजें और बताऊंगा, उसे ध्यान रखना, उससे नहीं भूलना बस, ठीक है। मतलब उससे भी ध्यान रखोगे तो ज्यादा बेहतर है। बॉन्ड रोटेशन, अच्छा देखो ध्यान से, हमारा कुछ अभी छूटा हुआ कुछ टॉपिक छूटे हुए हैं, लेकिन मैं 5 मिनट में उनको पूरा एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। हीट ऑफ कंबसन और एंथैल्पी ऑफ कंबसन, ये क्या होता है? जब मान लो कोई भी एक हाइड्रोकार्बन है, कुछ भी कंपाउंड है, उसको मैं बर्न करता हूँ, जितनी एनर्जी लगती है उसी को हम बोलते हैं हीट ऑफ कंबसन और हीट ऑफ एंथैल्पी, ठीक है। द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज, लगती नहीं रिलीज होती, ठीक है। तो बेसिकली जितनी एनर्जी लगेगी उतनी रिलीज होगी। ओके, द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज व्हेन 1 मोल कंपाउंड इज कंप्लीटली रिएक्टेड विद द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो मतलब जितनी रिलीज होती है एनर्जी, वही हमारा क्या होता है? हीट ऑफ एंथैल्पी, हीट ऑफ कंबसन होता है। ओके ओके, स्टेबिलिटी का इससे क्या लेना देना है? अच्छा, मोलर मास जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हीट ऑफ कंबसन के। हीट ऑफ कंबसन, मोलर मास जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा हीट ऑफ कंबसन होगा, है ना, उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। सही बात है। स्टेबिलिटी क्या होती है? स्टेबिलिटी इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि भाई देखो CH4 ज़्यादा स्टेबल है C2H6 से, है ना। तो अब लेकिन हीट ऑफ कंबसन तो बढ़ रहा है, तो इसीलिए इसका उल्टा होता है। अच्छा चलो ठीक है, अब आगे ध्यान से देखना। अच्छा, हीट ऑफ कंबसन नंबर ऑफ कार्बन्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन एनर्जी पर CH2 अगर की हम बात करें तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जिसके ज़्यादा नंबर हो उस पे ज़्यादा होगी, ठीक है। ओके, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। इसमें अगर हीट ऑफ कंबसन की बात करोगे तो नंबर ऑफ कार्बन्स के हिसाब से बढ़ती चली जाएगी, बट पर हाइड्रोजन की बात करोगे, हीट ऑफ कंबसन पर हाइड्रोजन, है ना, तो क्या होगा? ये उल्टा रिवर्स ऑर्डर शो करेगा, ठीक है। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन क्या होता है, या फिर एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज रिएक्टेड विद द एक्सचेंज ऑफ हाइड्रोजन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, तो उसमें हम हाइड्रोजन ऐड करवा देते हैं, तो जो एनर्जी हमारे रिलीज होती है उसी को हम बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। ओके,
चलो ठीक है, ये भी स्टेबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ही होता है। देखो जितनी लेस एनर्जी होगी उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है, ये बात ध्यान रखो बस, इसी से सब हो जाएगा। ये सब एनर्जी हैं तो ये सब इन्वर्सली जाएंगी। बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी ऑफ रोटेशन, ठीक है, ज़्यादा एनर्जी लगेगी जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उसका, लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है फ्री रोटेशन के, रोटेशन कम हो जाएगा उतना, है ना। तो बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो बॉन्ड लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एनर्जी ऑफ रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, है ना, तो ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। हीट ऑफ कंबशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। स्टेबिलिटी के भी, ये बॉन्ड ऑर्डर की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये भी स्टेबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। चलो अच्छा देखो, इन्वर्सली नहीं डायरेक्टली होगा, ठीक है, ओके। अच्छा, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, तुमने देखा होगा आर्थो इफेक्ट वाला, वही बात है। तो समझ रहे हो ना, आर्थो इफेक्ट कहाँ पर शो होता है? स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, इसका मतलब है क्राउडिंग, कमी, डिलोकलाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है? डिलोकलाइज्ड, मतलब कहने का सेंस ये है कि जैसे एक कोई भी ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जो इसके पास इलेक्ट्रॉन, एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अगर मान लो कोई, अगर जैसे मिथाइल है, ऐसा कुछ लगा देता हूँ ऑर्थो पोजीशन पे, तो वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण वो ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। तो इसी को हम स्टेरिक, नहीं स्टेरिक इनहिबिशन, वो ऑर्थो इफेक्ट अलग है, सॉरी, ठीक है ना। तो इस बात समझना, स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से रेजोनेंस अंदर नहीं हो पाता है, वहीं बाहर ही हो जाता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं। बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइन की हम बात करते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बातें हैं, अगर मान लो कंपाउंड जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना लेस बेसिक होगा, ठीक है। तो और अगर हम मान लो कार्बन का नंबर इंक्रीज करते जाएं तो बेसिसिटी बढ़ती जाती है, ये बात ध्यान रखना। अच्छा, गोनेडिन एक बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट बेस होता है ये, बिकॉज देयर इक्विवेलेंट रेजोनेंस, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। ग्यूनाडाइन का स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर देता हूँ, ग्वानाडाइन का स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर देता हूँ। ये होता है हमारा ग्वानाडाइन, ये हमारा गोनेडिन है। इसके रेजोनेंस हम करा सकते हैं, ठीक है, आराम से। तो इसके 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं बेसिकली, सॉरी 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, ठीक, ओके। तो हमारा यहाँ से बेसिकली जीओसी का पार्ट खत्म होता है। हम आगे के लेक्चर्स आगे करेंगे, हम पहले अपना कैलकुलस ख़त्म कर लेते हैं, फिर जीओसी के सारी सीरीज हम यहाँ पर लॉन्च ज़रूर करेंगे। हमारा ये पहला लेक्चर था जीओसी का, उम्मीद है कि मज़ा आया होगा, मस्त है, और इसी से तुम्हारे क्वेश्चंस बनेंगे, और इसको ध्यान से प्रैक्टिस करना और कुछ क्वेश्चन खुद से ट्राई करना। और मैं प्रेफर करूँगा कि आप PYQ सीरीज लगाएं, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ओके, ऑल द बेस्ट।